ठीक है, तो PH3 की 2 प्रिपरेशन की थी। और अब आपसे ये सवाल पूछा है कि अगर मैं इसको हीट करूं और इसको हीट करूं तो क्या बनेगा। इसका नाम होता है फॉस्फोरस एसिड। और इसका नाम होता है हाइपोफॉस्फोरस एसिड। चलो बताओ H3PO3 और H3PO2 को अगर हम करें तो क्या होगा, जल्दी से बताओ। चलो अभी आवाज आ रही है सबको, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। ये फिर रुक गया। सर चलिए, तो जब आप इसको हीट करेंगे तो यहां पर ये PH3 टूट करके H3PO3 टूट करके H3PO4 और PH3 बनाएगा। ये +5 और ये -3 होती है ऑक्सीडेशन स्टेट। कितनी होती है इसकी? +5 और -3। इसको हीट करेंगे तब भी ये टूट करके H3PO4 और PH3 बनाएगा। तो 2 रिएक्शनें और आपके सामने आएगी प्रिपरेशन ऑफ PH3 की। ठीक है, इस तरह की रिएक्शंस को कहा जाता है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस। क्या कहा जाता है, जल्दी बताओ, क्या कहा जाता है? डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें एक ही एलिमेंट का, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन वो होती है जिसके अंदर बताओ क्या होता है, एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है। अगर आप इसको देखो तो यहां पर इसका क्या हुआ, ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे यहां पर तो +3 आएगा। तो अगर +3 आएगा तो देखो +3 से +5 गया तो ऑक्सीडेशन हुआ, और ये +3 से आपका -3 गया तो रिडक्शन हुआ। यहां पर आप निकालोगे तो ये +1 आएगा, +1 से ही देखो कितना आया, +5 और ये -3। ठीक है, तो ये यहां से शिफ्ट हो जाएगा। तो यहां शिफ्ट हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, ये डिस्प्रोपोर्शनेशन हुआ। डिस्प्रोपोर्शनेशन को अपन क्या कह रहे हैं, PH3 की फॉर्मेशन रिएक्शन। तो आपसे सवाल पूछेगा कि क्या हम PH3 को H3PO3 को हीट करके बना सकते हैं क्या? आप बोलोगे यस। H3PO2 को हीट करके बना सकते हैं क्या? आप बोलोगे यस। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ PH3 की बात करें अगर हम, तो प्रॉपर्टीज ऑफ PH3 क्या होती हैं, जल्दी से बताएं। जल्दी जल्दी बताएं। देखो सबसे पहले कल मैंने बताया था कलरलेस गैस होती है और रॉटन फिश स्मेल होती है। पहले बताओ, तो मैंने कहा था कि PH3 जो होती है वो क्या होती है, तो आप बोल सकते हैं कि PH3 रॉटन फिश स्मेल होती है, कलरलेस गैस होती है, और एक सवाल और आएगा कि पॉइजनस है या नॉन पॉइजनस, जल्दी बताओ। हाईली पॉइजनस होती है। तो 3 बातें आपको PH3 के लिए पता लगी। एक, ये आपके क्या होती है, बोलो, रोटन फिश स्मेल होती है। दूसरा, हाईली पॉइजनस होती है। और तीसरा, ये एक्सप्लोड करती है जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के ट्रेसेस, अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का सिर्फ ट्रेसेस भी पड़े हो ना तो भी उनसे ये रिएक्ट करके एक्सप्लोड कर जाएगी। और वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप सबको पता है क्या क्या हो सकता है, लाइक HNO3 है, ब्रोमीन है, ठीक है, Cl2 है। ये सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करते हैं, इसको एक्सप्लोड कर देते हैं। ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में ये एक्सप्लोड कर जाती है। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? सब सही है। चलिए, स्लाइटली सॉल्युबल होती है ये, कैसी होती है, स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, लेकिन कंप्लीट सॉल्युबल मैंने कल बताया था कार्बन डाइसल्फाइड के अंदर होती है। किसमें है? कार्बन डाइसल्फाइड के अंदर ये कंप्लीट सॉल्युबल होती है। PH3 जो होती है वो वाटर के अंदर क्या हो जाती है, डिकम्पोज, और डिकम्पोज होकर के ये बनाती है आपके, जल्दी से बताओ, लाइट की प्रेजेंस के अंदर ये डिकम्पोज होती है, और डिकम्पोज होकर के बनाती है आपका ये, हाँ, रेड फॉस्फोरस प्लस, जल्दी बताओ, H2। क्या बनाएगी? रेड फॉस्फोरस एंड H2। ठीक है, रेड फॉस्फोरस एंड, चलो अब जो हम बात कर रहे थे कि ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात हुई, अब इसकी आती है केमिकल रिएक्शंस। अब आपको रिएक्शन बतानी है, जैसे मान लीजिए PH3 है, PH3 की O2 से कराएं, PH3 की Cl2 से कराएं, PH3 की N2O से कराएं, और PH3 की AgNO3 से कराएं।
चलो बताओ क्या क्या बनेगा, फटाफट से जल्दी से सोचो। देखो PS3 की अगर इससे कराएंगे 150 पर, तो आपके यहाँ पर बन जाएगा P2O5। क्या बनेगा जल्दी बताओ? P2O5। इससे कराएंगे तो क्या बनेगा? PCl3 प्लस Cl2। इससे कराओगे तो क्या बनेगा? S3PO4 प्लस N2। और इससे कराओगे तो अगर आप यहाँ पर 6 ले लें तो ये Ag3P डॉट AgNO3 बनेगा। ठीक है, और ये जो होता है अगर ये हाइड्रोलाइज्ड हो जाए तो ये Ag का PPT बना देगा ब्लैक। क्लियर? तो ये रिएक्शन आपको ध्यान होनी चाहिए। ठीक, इसके अलावा एक रिएक्शन और होती है इसकी, और वो होती है आपके HCHO से। इसका कंपाउंड बताओ फटाफट, क्या बनेगा जल्दी से, इसका बताओ। अगर हम यहां पर आपका एसिडिक मीडियम लेके कराएं, अगर सपोज HCl ले लिया, तो एसिडिक मीडियम में यहां पर ये Cl बन जाएगा और ये प्लस बन जाएगा। ठीक है, अब इस कंपाउंड के कुछ यूज, कलर बताओ पहले तो। इस कंपाउंड का व्हाइट होता है कि नहीं होता? बात सुन पा रहे हैं? ये जो होगा कंपाउंड, ये आपको पता है व्हाइट कलर का होता है या कलरलेस सॉलिड होता है, और इसका यूज हम फायर प्रूफ कॉटन फैब्रिक्स बनाने के लिए करते हैं। जल्दी से बताओ क्या बोला, जल्दी बताओ किसके लिए करते हैं? फायर प्रूफ कॉटन फैब्रिक्स के लिए करते हैं। ठीक है, अब एक सवाल आता है पी ब्लॉक में, बहुत अच्छा सवाल है, और वो सवाल क्या होता है कि जो अमोनिया होती है, ये जो CaCl2 होता है, क्या बोला जल्दी बात? CaCl2 ये अच्छा एब्जॉर्बर होता है, ये एब्जॉर्ब कर सकता है गैसों को। ठीक है, ये अच्छा एब्जॉर्बर होता है, गैसों को एब्जॉर्ब कर सकता है, लेकिन ये एक गैस है जिसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। अब वो कौन सी गैस है और क्यों नहीं कर सकता, इसका रीजन बताओ जल्दी से बताओ। देखो, ये अमोनिया को नहीं कर सकता है, क्योंकि अमोनिया जो है उसके साथ रिएक्ट करके ये एडक्ट बना लेता है इस तरह से। किसके? इसके साथ। ठीक है, तो ये एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। CaCl2 एक और है, उसको भी नहीं एब्जॉर्ब कर सकता, वो है अल्कोहल। समझ गए? इसके साथ भी एडक्ट बना लेता है। क्लियर? अब आगे की बात अगर अपन करते हैं तो PS3 की बात करें, तो PS3 के केस के अंदर अगर हम बात करते हैं तो PS3 जो होता है वो कैन बी एब्जॉर्ब्ड बाय, आपसे पूछेगा PS3 कैन बी एब्जॉर्ब्ड बाय, तो कौन ऐसा है जो PS3 को एब्जॉर्ब कर सकता है? अब क्योंकि CaCl2 एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, तो आपसे सवाल पूछेगा कि PS3 का एब्जॉर्बर कौन है। चलो बताओ। हाँ, यहां आंसर आ गया, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर जो होता है उसका फॉर्मूला ये होता है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं लेकिन फॉर्मूला ये रहेगा, इसके अंदर ये Cl आएगा और ये Cl आएगा, इस पर -2 आएगा यानी इस पर +1 आएगा, इस पर -1 आएगा, तो आपसे बोलेगा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन, तो उसकी एक -1 आएगी और एक +1 आएगी। और ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला ये आपको याद रखना है। कहीं भी कुछ भी लिखा हो, कंफ्यूजन आ जाए तो आप डाउट मत लाना, यही रखना अपने अंदर। ये गलत लिखा है सॉन्ग विद्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ये आपने गलत लिखा है CaCl, ये होता है इसका। और आपसे सवाल पूछेगा इसके अंदर बहुत अच्छा, क्या सवाल है? विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज रेस्पॉन्सिबल ऑफ एनायनिक पार्ट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर? ठीक है, पहला HClO, दूसरा HClO2, तीसरा HClO3, चौथा HClO4। चलो बताओ इसका आंसर बताओ जल्दी से। 1 आ रहा है, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर है 1। क्यों? क्योंकि HClO, अगर मैं इसमें से पानी निकाल दूं तो क्या बनेगा बताओ जल्दी से। पानी निकलेगा तो H2O निकला, H2O निकलने के बाद क्या बचा होगा यहाँ पे? Cl2O, कंफर्म। और Cl2O जो है वो क्लोरस, क्या है? क्लोरस, क्या है? क्लोरीन का ऑक्साइड है, ये क्या है? क्लोरीन का ऑक्साइड। तो अब आप मेरे को ये बताओ कि क्या ये Cl2O यहाँ रिस्पॉन्सिबल हो रहा है? कहीं दिख रहा है ऐसा? बोलो। हाँ, बोल सकते हैं हम, क्योंकि ये जो HClO है इसी का एनहाइड्राइड ये फॉर्म है, इसका अगर एनायनिक पार्ट लेते हैं तो ये आपका क्या आता है? O- Cl, क्योंकि H+ में आयनाइज होगा वो,
तो एनायनिक पार्ट जो होगा रेस्पॉन्सिबल कौन से एसिड के लिए होगा, HOCl के लिए। और अगर इसी सवाल को मैं चेंज कर देता और वो पूछता कि जो एनायनिक पार्ट है वो एनायनिक पार्ट किस एनहाइड्राइड के लिए रेस्पॉन्सिबल हो सकता है, तो आपका आंसर आता Cl2O के लिए ये रेस्पॉन्सिबल हो सकता है, क्योंकि HClO का जो एनहाइड्राइड बनेगा वो Cl2O बनेगा। क्लियर? यहां तक की बात होने के बाद अब कोई डाउट किसी को? अब ये जितने भी एसिड्स होते हैं हमारे, ठीक है, इन एसिड्स के बारे में आपको पढ़ना होगा, क्योंकि एसिड्स से ही आपका आगे फास्फोरस की एक टेबल बनी हुई है वो आएगी और सारे कंपाउंड आएंगे। क्लियर? चलिए तो एसिड्स की बात करते हैं हम। तो ऑक्सी एसिड्स की बात हो रही थी यहाँ, ये हमने पढ़ा भी है, रिवीजन चल रहा है। ऑक्सी एसिड्स वो होते हैं, ध्यान सुनना, ऑक्सी एसिड वो होगा जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों प्रेजेंट होंगे। ऑक्सी एसिड क्या होगा जल्दी बताओ? जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों, यार ये बफरिंग आना शुरू हो गई। चलिए अब आ गया। मैं ये कह रहा था कि जो ऑक्सी एसिड होता है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों का प्रेजेंट होना जरूरी है। अगर ऑक्सी एसिड है तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों होने चाहिए। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे तो ऑक्सी एसिड कहलाएगा। क्लियर? अब स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑक्सी एसिड कैसे बनाए, क्योंकि जितने भी पी ब्लॉक में आएंगे वो सारे एसिड्स आएंगे अभी। फॉस्फोरस के एसिड, नाइट्रोजन के एसिड, सल्फर के एसिड, ठीक है, इस तरह के सारे जो एसिड्स आएंगे ना वो एसिड्स अब आपके आते रहेंगे। तो मैं सारे एसिड्स एक साथ लेके आ रहा हूं ताकि आपको सारे डाउट क्लियर हो जाए एक साथ ही। मेरी आवाज आ रही है? चलिए, तो ऑक्सी एसिड होगा जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों प्रेजेंट होते हैं, तो उस कंडीशन में क्या कहते हैं उसे? ऑक्सी एसिड। क्लियर? अब ऑक्सी एसिड की अगर हम बात करते हैं तो स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑक्सी एसिड में सबसे पहले आपको पहला स्टेप ध्यान रखना है कि अगर कोई भी स्ट्रक्चर जो आयनिक कंपाउंड हो तो उस आयनिक कंपाउंड को अलग अलग करो। जैसे मुझसे कहा ये NaClO4 है, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर बनाओ, तो पहले आप इसे अलग अलग कर लो। तो पहले आयनिक कंपाउंड आइडेंटिफाई करो। आयनिक कंपाउंड आइडेंटिफाई करने का एक तरीका होता है कि S ब्लॉक एंड एल्यूमिनियम अगर हो तो उस कंडीशन में कंपाउंड आयनिक होगा, एक्सेप्ट BeX2 जहां X बराबर F Cl Br और I होगा, MgX2, ठीक है, और LiX जहां X बराबर Cl Br और I होगा। ये कोवेलेंट होते हैं। क्लियर? अब आपको पता लग गया कि यार S ब्लॉक और एल्यूमिनियम आएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा? सारा का सारा, जल्दी बोलो, आयनिक कंपाउंड होगा, सिवाय इनको छोड़ के, बेरिलियम का और मैग्नीशियम का और लिथियम का। इसमें एक और होता है AlX, ये P ब्लॉक का आ गया लेकिन मैंने यहीं बता दिया, ठीक है, AlX3। क्लियर? तो अब यहां पर अगर हम बात करते हैं इसकी, तो ऑक्सी एसिड्स पता करने के लिए आपको एक आयनिक कंपाउंड को आइडेंटिफाई किया, आइडेंटिफाई करके अलग अलग कर लिया। S ब्लॉक वाले आपके क्या बनाएंगे? आयनिक कंपाउंड बनाएंगे। यहां तक ठीक है? अब किसी भी ऑक्सी एसिड के अंदर जो स्ट्रक्चर बनेगी उसमें उसकी बेसिसिटी को आपको डिफाइन करना पड़ेगा। ऑक्सी एसिड की जो बेसिसिटी होती है वो, ऑक्सी एसिड की जो बेसिसिटी होती है वो नंबर ऑफ OH से आइडेंटिफाई की जाती है कि किसी भी एसिड के अंदर जो OH जुड़े हुए हैं वो कितने जुड़े हुए हैं। ऑक्सी एसिड की जो बेसिसिटी है वो नंबर ऑफ OH से आइडेंटिफाई करते हैं कि उसमें कितने OH जुड़े हुए हैं। क्लियर? अब आपने देखा उसके अंदर OH आपके कितने हैं, वो उसकी बेसिसिटी हो जाएगी स्ट्रक्चर में। लेकिन अगर बिना स्ट्रक्चर के देखना हो तो बहुत सिंपल है,
बहुत सिंपल है कि आपको जितने हाइड्रोजन हो उतने ही बेसिसिटी बोलनी है। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन जितने होंगे वही उसकी बेसिसिटी हो जाएगी। तो जैसे मान लीजिए आपसे बोला इसकी बेसिसिटी बताओ, ठीक है, आया ना, इसकी बेसिसिटी बताओ, इसकी बेसिसिटी बताओ। तो आपने क्या कहा, जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं वही आपकी बेसिसिटी होती है। क्लियर सबको यहाँ तक? जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन जितने होंगे वही बेसिसिटी बोल देंगे। यहाँ कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं? 3। तो आपने क्या बोली, इसकी बेसिसिटी 3। इसके अंदर कितने दिखे? 4। इसमें कितने दिखे? 4। तो जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं वही उसकी बेसिसिटी होती है। बेसिसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ रिप्लेसिबल हाइड्रोजन, यानी कि पानी में वो कितने हाइड्रोजन रिप्लेस करेगा, पानी में वो कितने H+ रिलीज करेगा, वही उसकी बेसिसिटी होती है। ऑक्सी एसिड उसे कहते हैं, ऑक्सी एसिड उसे कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों एक साथ होते हैं। ठीक है, चलिए अब जितने हाइड्रोजन है उतनी बेसिसिटी होगी, इनको छोड़ के, एक्सेप्ट ये आपको याद रखने हैं, H3PO3, H3PO2, H3BO3 और H4P2O5। इसका नाम होता है फॉस्फोरस एसिड, इसका नाम होता है हाइपो फॉस्फोरस एसिड, इसका नाम होता है बोरिक एसिड और इसका नाम होता है पायरो फॉस्फोरस एसिड। इसके अंदर आप बेसिसिटी देखो कैसे दिखते हैं। इसकी बेसिसिटी कितनी है? हाइड्रोजन 3, तो कितनी आएगी? 2। यहाँ कितने हैं? 3। इसकी 1। इसमें कितने हैं? 3। 1। इसमें कितनी है? 2। जबकि 4 हाइड्रोजन है। यहाँ देख सकते हो आप, क्या यहाँ बेसिसिटी कितनी आएगी? जैसे 3 होनी चाहिए थी, लेकिन कितनी है? 2। यहाँ 3 होनी चाहिए थी, है कितनी? 1। यहाँ 3 होनी चाहिए, है कितनी? 1। यहाँ 4 होनी चाहिए, होती कितनी? 2। क्लियर? तो ये अगर आपने याद कर लिए तो आपको जितने भी एसिड इनके अलावा है उनमें सिर्फ हाइड्रोजन देखना है और हाइड्रोजन देख करके आपको आंसर देना है कि इसकी बेसिसिटी इतनी है। क्लियर सबको? तो आप आज घर जाकर के सबसे पहले इसको लर्न कर लेंगे, क्योंकि ये आपसे एक गलती कराएगा जरूर बेसिसिटी को लेके, स्ट्रक्चर को लेके। देखो मैं क्या पढ़ा रहा हूं पता है, मैं पी ब्लॉक के अंदर अभी आपके बहुत सारे इसमें सवाल हैं ऐसे जिनमें आएगा कितने OH बॉन्ड है, कितने डबल बॉन्ड है, कितने सिंगल PO बॉन्ड है, कितने लिंकेज है। ये सब एक साथ ही हो जाएंगे सारे इकट्ठे ही, सारे, चाहे वो सल्फर के हों, चाहे इसके हों, चाहे हेलोजन के हों, सबके एक साथ आ गए, है ना। चलिए, तो यहां पर आपका बेसिसिटी क्लियर हो गया ये। अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाते समय हमें किसी भी मॉलिक्यूल में लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, क्या बोला जल्दी बताओ, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आइडेंटिफाई करना है। तो सेंट्रल एटम जो होगा वो होगा लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एक्सेप्ट हाइड्रोजन, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन कभी सेंट्रल एटम नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ एक ही बॉन्ड बना सकता है। क्लियर? तो हमें जब भी सेंट्रल एटम सेलेक्ट करना हो तो सेंट्रल एटम हमेशा एक ही होगा, और वो सेंट्रल एटम कौन सा होगा? लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, अब दूसरा स्टेप, अगर मान लो ऐसा आ जाए कोई मॉलिक्यूल जिसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम है, लाइक NOCl, आपसे क्या चला इसके अंदर सेंट्रल एटम बताओ कौन है, तो फंस गए, क्योंकि सर आपने बताया था नाइट्रोजन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो ऑलमोस्ट जो है वो इक्वल होती है 3। तो अब इसमें सेंट्रल एटम कैसे दिखाएंगे? तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम है तो वो एटम जो ग्राउंड स्टेट में मैक्सिमम कोवेलेंसी शो करता है उसे कहा जाता है, क्या बोला जल्दी बताओ, जो ग्राउंड स्टेट में मैक्सिमम कोवेलेंसी शो करता है उसे कहा जाएगा। अब यहां पर आप देखो ग्राउंड स्टेट की बात करते हैं, तो अगर आप 2s2 2p3 करेंगे तो ये आएगा, और अगर आप Cl की बात करेंगे लास्ट में तो 3s2 3p5 होता है, ये आएगा। ग्राउंड स्टेट के अंदर इसके अंदर कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? 3। इसमें कितने दिख रहे हैं? 1। तो आप सोच सकते हो ग्राउंड स्टेट में किसकी कोवेलेंसी ज्यादा है, तो आप बोलेंगे यार नाइट्रोजन की कोवेलेंसी ज्यादा है। किससे? Cl से। किससे? Cl से। क्लियर? तो यहां कौन सेंट्रल एटम होगा? नाइट्रोजन। तो ये वाला डाउट भी खत्म। अब आपसे कहा कि साहब H2SO4 का स्ट्रक्चर बनाओ, तो बहुत आसान है। सबसे पहले सेलेक्ट द सेंट्रल एटम,
लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एक्ट्स एज अ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम पता लग गया आपको कौन है यहाँ पर, सल्फर। ठीक है, दूसरी बात, बेसिसिटी ऑफ ऑक्सी एसिड हमेशा एक्सप्रेस की जाएगी स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ OH से। बेसिसिटी जो होगी वो हमेशा एक्सप्रेस की जाएगी नंबर ऑफ OH से जो सेंट्रल एटम डायरेक्ट जुड़ा हो, सिर्फ 2 को छोड़ के, एक्सेप्ट बोरिक एसिड। अगर आप बोरिक एसिड को देखो तो इसमें क्या है, 3 OH हैं और एक आपका ये ये पर ऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड या कैरोज एसिड। हमने कहा कि किसी भी स्ट्रक्चर में बेसिसिटी इस तरह से रिप्रेजेंट की जाएगी कि नंबर ऑफ OH जितने हो उतनी बेसिसिटी बोल दो स्ट्रक्चर देख के। यहाँ कितने OH दिख रहे हैं, 3, लेकिन इसकी बेसिसिटी कितनी है, 1। तो यानी 3 OH होने के बावजूद भी इसकी बेसिसिटी 1 है। तो जो स्टेटमेंट मैंने बोला उस स्टेटमेंट के अंदर 2 आपको एसिड हैं जो ध्यान रखने हैं, जो इस स्टेटमेंट को फॉलो नहीं कर रहे हैं। बस अगर ये 2 एसिड आप याद कर रहे थे तो बाकी याद करने का कोई टेंशन नहीं है। की पॉइंट बना दिया मैंने आपको, ये कोई मैंने रूल नहीं है, मैंने आपके लिए की पॉइंट्स बनाए या यूं टिप्स एंड ट्रिक्स बनाई हैं। की पॉइंट्स हैं ये सारे, जिससे कि आप, अगर आपको मैं 100 एसिड के मॉलिक्यूल दे दूं और स्ट्रक्चर बनाने के लिए कहूं तो आपको 100 के 100 याद रखने पड़ेंगे किसमें क्या था। रादर देन हमने क्या किया, उन 100 में से 98 का टिप्स या क्या है की पॉइंट बना दिया और 2% ऐसे रख दिए जो आपको कहा कि इन स्टेटमेंट्स जो हमने बनाए हैं की पॉइंट्स, उन की पॉइंट्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आप उनको याद कर लो, ईजियर हो जाएगा ना आपके लिए। तो यहाँ कैरोस एसिड के अंदर आप देखो कितने हैं, OH तो एक ही है। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ क्या है, OH एक ही है, ये तो OOH है। तो जो स्टेटमेंट मैंने बोला उस स्टेटमेंट के हिसाब से क्या होना चाहिए था, जितने OH होंगे उतनी ही बेसिसिटी होगी, जितने OH होंगे उतनी बेसिसिटी होगी, आया ना। लेकिन यहाँ पर तो एक ही OH है और यहाँ एक OH है, इसलिए बेसिसिटी 1 होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ कितनी है, 2। तो ये जो लाइन मैंने बोली कि जितनी बेसिसिटी होती है उतने OH होते हैं, क्लियर। तो ये 2 एसिड से इस स्टेटमेंट के, क्लियर। चलिए अब देखिए, अब आपसे सवाल पूछेगा कि इसका स्ट्रक्चर बनाओ H2SO4 का। तो यहां पर आप सल्फर लेंगे, कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, तो आप तुरंत क्या कर देंगे, 2 OH जोड़ देंगे क्योंकि बेसिसिटी कितनी है, 2। फिर बचे ऑक्सीजन। अब यहां पर आपको क्या है, मैक्सिमम कोवेलेंसी निकालना आना चाहिए। और मैक्सिमम कोवेलेंसी क्या होती है, जैसे P ब्लॉक की बात करें, P ब्लॉक में जो मैक्सिमम कोवेलेंसी होगी वो होगी NH2NP 1-6। अब जैसे मैंने कहा बोरोन फैमिली, बोरोन के नीचे कौन आता है, एल्यूमिनियम, 3H2 3P कितना आएगा, वो 1। तो मैक्सिमम कोवेलेंसी 3। बोरोन एल्यूमिनियम के बाद क्या आता है, समझ गए होंगे ना। ठीक है, अपन यहाँ सल्फर फैमिली की बात कर रहे हैं या हम नाइट्रोजन फैमिली की बात कर रहे हैं, तो नाइट्रोजन ले लेते हैं यार। चलो तो देखो 3H2 3P कितना आएगा, 3। सेकंड पीरियड वालों को छोड़ के ये किसके लिए लगता है, फॉर थर्ड पीरियड। मैं ये कह रहा था कि जितनी भी मैक्सिमम कोवेलेंसी देखनी है आपको वो है NH2NP 1-6, क्लियर। अब यहां पर अगर अपन बात करते हैं तो यहां पर बात करने पर जो सेकंड पीरियड वाले होंगे उनकी वैलेंसी अलग आएगी, बाकी सबकी वैलेंसी जो है वो मैक्सिमम इन्हीं के हिसाब से आएगी। जैसे इसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी तो 3 होगी क्योंकि वो एक्साइट नहीं कर सकता आगे। इसकी देख के बताओ 3H2 3P कितना आएगा, 3, 5, इसकी 5। तो नाइट्रोजन फैमिली की तो 5 ही हो जाएगी सबकी। सल्फर फैमिली की बात करें अगर अपन, तो सल्फर वालों में क्या आता है कॉन्फ़िगरेशन, 3H2 3P4। तो मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी आएगी, 6। ठीक, तो यानी कि सल्फर यहाँ पर कितने बॉन्ड बना सकता है, 6।
तो यहाँ पर आप ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जोड़ सकते हो कि नहीं जोड़ सकते? जोड़ सकते हो। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालो आप, तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा, तो sp3 हो गया, टेट्राहेड्रल हो गया। क्लियर? तो अब आपसे पूछेगा कि कितने s डबल बॉन्ड O बॉन्ड है, तो आप बता दोगे 2। आपसे पूछेगा कितने s OH बॉन्ड है, तो आप बोलोगे 2। आया ना? सब सही है? चलो तब तक एक तो पढ़े। हमने कहा था कि यार जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो सेंट्रल एटम होता है। यहाँ पर लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है? फास्फोरस। तो सेंट्रल एटम कौन हो गया? फास्फोरस। कौन? फास्फोरस। अब फास्फोरस के साथ हमने कहा था कि बेसिसिटी जितने हाइड्रोजन होंगे उतनी होगी, तो हाइड्रोजन कितने यहाँ पर? 3, तो बेसिसिटी कितनी आएगी? 3, यानी कि 3 OH आएंगे आपके पास। अब फास्फोरस की मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी होती है? 5। तो इसका मतलब ये जो ऑक्सीजन है ये एक बचा हुआ डबल बॉन्ड से जुड़ेगा। क्लियर सबको? तो ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब इसका हाइब्रिडेशन निकालो, तो 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो हाइब्रिडेशन sp3 और ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल आएगी। क्लियर? लेकिन अगर यहीं पर आपको बोलता वो कि s3po3 की स्ट्रक्चर बनाओ, तो अब बफरिंग फिर स्टार्ट हो गई। तो अब अगर आप देखें सेंट्रल एटम फिर से फास्फोरस, इसकी बेसिसिटी क्या होगी? जल्दी बताओ सोच के। इसकी बेसिसिटी अभी लिखवाया था मैंने कि s3po3 की बेसिसिटी 2 है। इसका मतलब इसमें 2 OH जुड़ेंगे, 2 OH। ये रहा। अब हाइड्रोजन जो एक बचा वो डायरेक्ट सेंट्रल एटम से जुड़ेगा, तो ये डायरेक्ट सेंट्रल एटम से जुड़ गया। उसके बाद जो ऑक्सीजन बचा वो डबल बॉन्ड से जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि फास्फोरस की मैक्सिमम कोवेलेंसी 5 है। इसका स्ट्रक्चर बनाओ। इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसकी बेसिसिटी कितनी बताई थी मैंने अभी? जल्दी बताओ। इसकी बेसिसिटी बताई थी 1। तो इसका मतलब कितना OH जुड़ेगा इसके अंदर? सिर्फ 1। बाकी दोनों हाइड्रोजन क्या होगा? डायरेक्ट जुड़ेगा, और बाकी डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगा ये। तो आप देखो बेसिसिटी कितनी हुई इसकी। ये स्ट्रक्चर, इसके स्ट्रक्चर और इसके स्ट्रक्चर। अब एक खास बात, अगर आप इनका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो जरा चेक करते हैं अपन। जब ऑक्सीजन अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो 1 प्लस यहाँ आएगा, इसमें भी खींचेगा तो 1 प्लस, इसमें भी खींचेगा तो 1 प्लस, 3 प्लस और 2, ये टोटल कितना हो गया यहाँ? 5 प्लस। इधर खींचेगा तो 1 प्लस 2 प्लस और 2 4। और हाइड्रोजन और फास्फोरस में अगर देखें तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी होती है और इसकी अप्रॉक्सीमेट इतनी होती है। तो इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा? फास्फोरस। तो यहाँ -1 आएगा। लेकिन ऑक्सीजन में कौन खींचेगा? ऑक्सीजन। और अगर ऑक्सीजन खींचेगा तो आप देख सकते हो सिचुएशन क्या होगी। 2 प्लस यहाँ जाएंगे, 1 प्लस यहाँ 3 प्लस, 1 प्लस यहाँ 4 प्लस, 4 प्लस में से 1 माइनस, तो टोटल कितना बचा? +3। तो यहाँ कितना आ जाएगा? +3। क्लियर सबको? अब उस तरफ आओ। अगर यहाँ पर आप देखो तो हाइड्रोजन अपनी ओर खींचेगा या फास्फोरस? वेरी गुड, फास्फोरस अपनी ओर खींचेगा, तो यहाँ -2 आएगा। और यहाँ अपनी ओर ऑक्सीजन खींचेगा, तो यहाँ कितना खींचेगा ऑक्सीजन? 3। तो यहाँ +3 आएगा। तो नेट अगर देखोगे तो कितना आएगा? बोलो? +1। इस तरह से हम ऑक्सीडेशन स्टेट भी निकालते हैं। क्लियर? तो इस तरह से आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेंगे। अब हमें ये पता है कि अगर किसी का ऑक्सीडेशन हो सकता है तो वो अच्छा क्या कहलाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। तो क्या इसका ऑक्सीडेशन हो सकता है? नहीं, क्योंकि +5 है। इसका ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता। क्या बोला? जल्दी बताओ। इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा आगे, क्योंकि ये तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में। लेकिन इन दोनों का ऑक्सीडेशन हो सकता है, इसलिए दोनों क्या होंगे? अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि जो ऑक्सीडाइज हो सकता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अब इन दोनों में भी ज्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? तो ये आपका मोर, यानी कि बेटर, यानी कि इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा ये। ठीक है? अब सवाल कैसे कैसे बनेंगे कि कितने P डबल बॉन्ड O बॉन्ड है, तो देख के बताओ आप कितने हैं? 1। अच्छा, इनका एक नाम और इंपॉर्टेंट है। इसका जो नाम होता है एक होता है वो है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा इसका ये वाला नाम भी, क्योंकि इस नाम से भी अगर सवाल आ गया तो उलझ जाओगे, सवाल गलत हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा और आप बोलोगे यही आईटी है। फास्फोरस का नाम होगा फॉस्फीनिक और हाइपोफॉस्फोरस का नाम होगा फॉस्फोनिक। क्या नाम होगा? फॉस्फोनिक। क्या नाम होगा? फॉस्फोनिक। ये इंपॉर्टेंट है भैया, ये ध्यान रखना, ये नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। क्लियर है? वो सवाल पूछेगा कितने P डबल बॉन्ड हैं, कितने आपके POH बॉन्ड है, कितने PH बॉन्ड है, ऐसे।
यहां तक क्लियर सबको? तो स्ट्रक्चर बनाने के बारे में आप कुछ कुछ सीखना शुरू कर चुके हैं और आपको आने लग गया है, समझ गए कि लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एक्ट्स एज अ सेंट्रल एटम। अब ये जो ऑक्सी एसिड्स होते हैं ना, इनका नाम हमें पढ़ना पड़ेगा और इनके आयंस का भी नाम आना चाहिए, ठीक है? तो देखो, अगर इफ एसिड जो होगा ऑक्सी एसिड वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो उसके नाम के पीछे आएगा इक। क्या आएगा? इक। और अगर हाईएस्ट नहीं है, नॉट हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, तो आएगा अस। जैसे अगर आप देखो H2SO4 की बात करो, अब H2SO4 में सल्फर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या होता है, उससे पहले हम पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट रेंज। इसका निकालने का एक तरीका होता है, वो होता है N = नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्लियर? तो अब यहां ध्यान देने की बात है कि N-8 है, N वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 3s2 3p4। तो 3s2 3p4 में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए? 4 और 2 6। तो इसका मतलब यहां पर 6 रखो। तो 6 रखते ही क्या आएगा? यहाँ -2 से +6। अब यहां देख के बताओ ये +6 में है क्या? हाँ, ये +6 में है। अगर ये +6 में है इसका मतलब इसका एक आएगा नाम, तो नाम हो गया सल्फ्यूरिक एसिड। लेकिन अगर आपका हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में ना हो सेंट्रल एटम, अगर यहां देखो आप हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है तो ये क्या होगा? +4। और अगर ये +4 होगा तो हाईएस्ट नहीं है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम? सल्फ्यूरस एसिड। क्या बोलेंगे? सल्फ्यूरस एसिड। क्या बोलेंगे? सल्फ्यूरस अस। अब अगर एक एसिड हो और उसका हम सॉल्ट बनाएं तो उसके नाम में आता है 8। क्या आता है? 8। जैसे अगर मैं कहूं, हम अगले टॉपिक में आ रहे हैं, नेमिंग ऑफ सॉल्ट। तो अगर आपने H2SO4 लिया और इसको आयनाइज किया, ये आएगा। अगर आपने आयनाइज किया तो ये आएगा। आप देख के बताओ फटाफट। यहां हमेशा याद रखेंगे क्या कि अगर एक एसिड है तो जो उसका आयन बनाएंगे उस आयन में आएगा 8, और अगर अस एसिड है तो उसके नाम में आएगा 8। तो अगर मैं इसका आयन बोल रहा हूं ये वाला, तो इसके नाम में पीछे आएगा 8। तो सल्फ्यूरिक एसिड यानी सल्फेट, और अगर यहां पर लिख रहे हो तो सल्फेट। तो दोनों में अगर सल्फेट आ गया तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। तो आईयूपीएसी ने एक रूल बनाया कि अगर आयनाइजेबल हाइड्रोजन है आयन में, दोबारा से सुनना, अगर आयनाइजेबल हाइड्रोजन है, आयनाइजेबल हाइड्रोजन है, तो उसके नाम में फिर क्या आएगा? उस हाइड्रोजन का भी नाम आएगा। तो इसका नाम हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फेट, और इसका नाम हो जाएगा सिर्फ सल्फेट।